तो अब बात आती है आगे स्टेप नंबर 2, धातु का संतुलन वाला हो जाने के बाद धातु का निष्कर्षण क्या है। अच्छा, धातु का निष्कर्षण हम बता दें आपको। जैसे तुमने जमीन से, ये मान लो जमीन है, कोई धातु तुमने निकाली, जमीन है, जमीन से तुमने क्या निकाला, कॉपर निकालना है हमको। तो जमीन से जब हम निकालेंगे तो ये कॉपर नहीं मिल जाएगा, कॉपर नहीं मिलेगा, बल्कि कॉपर कैसे मिलेगा, कॉपर सल्फाइड के साथ मिलेगा। जैसे हमको निकालना है कुछ भी, अगर हमें निकालना है, मान लो कि हमें मरकरी निकालना है Hg, तो हमारा Hg नहीं मिल जाएगा, बल्कि HgS हाइड्रो, इसके साथ और भी एक मिल जाएगा। तो ना कि कोई भी धातु में डायरेक्ट नहीं मिल जाती है। जैसे जिंक में निकालना है तो जिंक डायरेक्ट नहीं निकलती, बल्कि जिंक सल्फाइड के फार्म में आती है। अब हमें जमीन से मान लो निकाल लिया हमने, तो थोड़ा सा हमने कुछ अलग किया। जमीन से मान लीजिए ऐसा समझ लें, एक एग्जांपल, मान लो जमीन से कोई चीज तुम गड़ा हुआ है, उसको तुम निकाले, तो उसको जब निकालेंगे तो उसके बाहरी पहले हम साफ करते हैं, मिट्टी मिट्टी हटाते हैं, फिर उसके बाद हम उसका छिलका बढ़िया अच्छे से छीलते हैं। तो जब पहले हम साफ करते हैं तो हमारे किसमें क्या था, फर्स्ट स्टेप में पहले हम उसको क्या किए कि अशुद्धियां उसके अलग कर दिया और उसको थोड़ा सा निकालिए शुद्ध। अब हमें उसी शुद्ध जो निकला हुआ है, उसी से जो निकला है उससे वो किस फार्म में आया है, इस फार्म में आया है, कॉपर सल्फाइड के रूप में निकला है, उसमें से जिंक सल्फाइड के रूप में निकला है। फ्रेंड-मोहन विधि तो हमने पिछले वीडियो में बताया है, इसी में ही फ्रेंड-मोहन विधि में बताया है। तो फ्रेंड-मोहन विधि मान लीजिए एग्जांपल हमने यूज किया, उसमें से हमारा जो कॉपर निकला, तो कॉपर नहीं निकला बल्कि कॉपर सल्फाइड के रूप में निकला है। अब उसी से हमें कॉपर को अलग करना है। इस विधि में हम क्या करते हैं निष्कर्षण में, कि हमें कोई भी अयस्क अपने साथ डायरेक्ट नहीं रहता, बल्कि धातु मिक्स होकर मिलती है, तो हम उसको और अच्छी तरीके से साफ करते हैं। तो धातु का हम निष्कर्षण, धातुओं को हम निकालते हैं उसमें से। जैसे कॉपर सल्फाइड है तो कॉपर निकालेंगे उसमें से, कॉपर सल्फाइड से, इस प्रकार विधि है। तो धातु का निष्कर्षण 3 पदों में है। अधिक क्रियाशील वाली धातु में एक होती है मध्यम क्रियाशील, एक होती है कम क्रियाशील। ये एक प्रकार की सारणी बनती है जिसको हम बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। इसमें जो हाई वाले होते हैं क्रियाशील उनको ऊपर रखा जाता है श्रेणी में, और जो लो वाले होते हैं उनको नीचे, जो लो रिएक्टिव वाले होते हैं कम क्रियाशील उनको नीचे रखा जाता है, और बीच में होते हैं क्या मध्यम वाले। तो हम इस प्रकार जो श्रेणी बनती है वो सक्रियता श्रेणी कहलाती है। ये सक्रियता श्रेणी बनी हुई है जिसमें ऊपर पोटेशियम से एल्यूमिनियम तक के हाई वाले हुए, फिर बीच में जो 3 हुए ये मिडिल वाले होते हैं, फिर नीचे Cu Hg Ag Acu ये जो है जो होते हैं Pt, ये सभी क्या होते हैं कम क्रियाशील वाले होते हैं धातु। तो ये स्वतंत्र रूप से मिल जाते हैं, याद रखिएगा। और ये जो 3 मीडियम वाले हैं, मध्यम वर्ग वाले, ये सल्फाइड के रूप में मिलेंगे। जिंक मिलेगा तो जिंक सल्फाइड के रूप में मिलेगा, और ऑक्साइड के रूप में मिलेगा, तथा कार्बोनेट के रूप में होते हैं। ये तीनों प्रकार के होते हैं। लेड है तो लेड सल्फाइड के रूप में मिलता है, ऑक्साइड के रूप में भी, कार्बोनेट के रूप में मिलता है। फिर इसके बाद जब मिल जाएंगे तो उनको क्या करेंगे, कार्बन के द्वारा हम उसको अपचयन करके निकालते हैं। और ये दोनों स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलते हैं, इनका विद्युत अपघटन करना पड़ता है। इस प्रकार ये मिलते हैं। ज्यादातर पेपर पूछे जाते हैं सब कॉपर के हो गए, जिंक के हो गए, ये ज्यादा पूछे जाते हैं, बस ये 2-3 करके। तो हम एक ही चल रहे हैं, कुछ पहले हम सब क्लियर कर रहे हैं आपको ताकि कोई डाउट ना हो। तो हम पहले कम क्रियाशील वाले बताते हैं। कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण अगर करना है, जो नीचे ये वाले Cu Hg Ag Pt, तो इनके लिए हम क्या करते हैं, केवल गर्म कर लेते हैं इनकी ऑक्साइडों को बस, क्योंकि स्वतंत्र रूप से मिल जाते हैं, डायरेक्ट गर्म कर देते हैं, इस प्रकार हमें मिल जाता है। फिर जैसे क्या HgS, Hg क्या होता है मर्क्यूरी सल्फाइड से मर्क्यूरल अलग करना। तो क्या होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgSSO2, फिर इसको हम गर्म करते हैं तो मर्क्यूरी मिल जाता है। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं, इसकी कॉपर की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो जो इसमें क्या होता है कॉपर Cu2S कॉपर सल्फाइड से कॉपर का निष्कर्षण कैसे करते हैं, ऑक्सीजन के साथ कराया पहले, फिर कॉपर ऑक्साइड मिल जाता है, और कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का स्ट्रक्चर इस प्रकार कॉपर ऑक्साइड से मिल जाता है, कॉपर मिल जाता है। अगला क्या है मध्यम क्रियाशील धातु। ये तो तुम्हारे आपके हो गए लो वाले, जो निम्न वाले हो गए। अब मध्यम क्रियाशील धातु का निष्कर्षण कैसे करते हैं, इसमें एग्जांपल आता है मध्यम क्रियाशील धातु जैसे Zn हो गया, Fe हो गया। ये धातु क्या होते हैं मध्यम क्रियाशील वाले, ये सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में होते हैं। चाहे जिंक है तो जिंक कार्बोनेट में होगा या सल्फाइड के रूप में होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है पहले हम ऑक्साइड में बदलते हैं, फिर आ जाता आसान हो जाता है ऑक्साइड बदलने के बाद प्राप्त करना। तो सल्फाइड एसिड से धातु का निष्कर्षण,
जैसे क्वेश्चन आया करता है अक्सर ज्यादातर पेपर में सल्फाइड H2O से धातु का निष्कर्षण कैसे करते हैं। तो भर्जन प्रक्रिया पहले आती है। अक्सर भर्जन के अलग से डिफिनेशन पूछता है, भर्जन किसे कहते हैं। तो सल्फाइड H को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। सबसे पहले क्या होता है इसमें कि H को वायु की उपस्थिति, जो चीज याद रखना, H को वायु की उपस्थिति तथा अधिक ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। भर्जन की डिफिनेशन क्या होगी, जैसे H को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। इसमें क्या होता है, सल्फाइड H अगर है तो वो ऑक्साइड बदलता है, सल्फाइड H को ऑक्साइड बदलने का काम करता है। सल्फाइड H में कार्बोनेट H को उनको किसे बदलेगा, ऑक्साइड बदलता है। जैसे जिंक का सल्फाइड ZnS और ऑक्सीजन हो गया, इसके साथ क्रिया करके जिंक ऑक्साइड बन गया सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें ऑक्सीजन 2 थे, इधर 2 लगा दिया, जिंक हो गए 2, इसलिए 2 लगा दिया। तो क्या है, जिंक सल्फाइड से जिंक ऑक्साइड बदल गया। आगे हम बात करने जा रहे हैं विस्थापन। अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में या वायु की अनुपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने की क्रिया को विस्थापन कहते हैं। याद रखिएगा, विस्थापन अयस्क को वायु की सीमित मात्रा हो या वायु की अनुपस्थिति हो, उसमें अधिक ताप पर या उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया को विस्थापन कहते हैं। ये कार्बोनेट अयस्क को उनके ऑक्साइड में बदलने का काम करता है। जैसे जिंक कार्बोनेट से जिंक ऑक्साइड बन जाता है। अब ये ऑक्साइड बदल गया है, अब हमें इन्हीं ऑक्साइड से ही धातु मिल जाती है। इनके सबके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गए। अगला तीसरा स्टेप करता है कि क्या करता है, इनसे धातु बना देता है, धातु अलग कर देता है। जब धातु अलग हो जाएगी इस प्रकार हमें क्या हो जाता है, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में